हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं इनसाइड एज सीजन 3 एपिसोड 1 to 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो सीजन 3 एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में विक्रांत के 25 साल पहले के फ्लैशबैक को देखते हैं, जब विक्रांत अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल आता है, जो अपना आखिरी समय जी रहे हैं। और विक्रांत के फादर उसे कहते हैं कि विक्रांत की माँ को तो वो इज्जत नहीं दे सका, वो अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहता है। और विक्रांत को यश से मिलाता है, जिसने विक्रांत को अपने भाई की तरह पाला है। लेकिन अब विक्रांत भाई साहब से चाहता है तो सिर्फ बदला, क्योंकि भाई साहब ने विक्रांत को मारने की कोशिश की। और फिर हमने पिछले सीजन में देखा था कि जरीना को मैच फिक्सिंग के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन जरीना पहुंचती है विक्रांत के पास और एयरक्राफ्ट में जरीना को मिलता है मिस्टर हुसैन और उसे पूछती है कि मेरे खिलाफ क्या सबूत है। और मिस्टर हुसैन बताते हैं कि ईबीआई ने सारे बुकीज को अरेस्ट कर लिया है, जिसे प्रीतिश और जरीना डील किया करते थे, जिन्होंने कबूला है कि जरीना ने मैच फिक्सिंग के लिए उन्हें ब्राइब किया था और जरीना को इसके लिए 10 साल की सजा हो सकती है। मिस्टर हुसैन जरीना को एक प्रपोजल ऑफर करते हैं कि उनके साथ मिल जाए और विक्रांत जरीना को समझाता है कि भाई साहब ने दोनों को धोखा दिया है। अब और एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां विक्रांत भाई साहब को पीपीएल का मॉडल समझाता है और ये भी कहता है कि इससे उनका 650 करोड़ का फायदा होगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पर सारा क्रेडिट भाई साहब ले जाते हैं और विक्रांत नाराज हो जाता है कि पीपीएल का आइडिया विक्रांत का था। अब भाई साहब उसे समझाता है कि बिजनेसमैन और बॉलीवुड स्टार्स और बाकी सारे बड़े इन्वेस्टर्स तुम्हारे यानी कि एक ड्रग एडिक्ट की बात में आकर पीपीएल में इन्वेस्ट कभी नहीं करेंगे, इसीलिए भाई साहब को ऐसा करना पड़ा। अब भाई साहब अपनी बेटी मंत्रा से मिलता है और एक एफिडेविट पे साइन करने को कहता है, जिसमें लिखा है कि मैच फिक्सिंग में सिर्फ जरीना का हाथ है। लेकिन मंत्रा साइन नहीं करती और अपने डैड को निकल जाने को कहती है। अब उसके बाद वायु मंत्रा से मिलने आता है। विक्रांत किसी डिस्ट्रीब्यूटर मूलचंद दानी को कॉल लगाता है। फिर जरीना को उसका पीए भाटिया बताता है कि मूलचंद दानी ने कहा है पैसे लौटाने, वरना वो जरीना को फिल्म से बैन कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ईबीआई के एविडेंस को रिव्यू करने वाला है, जो कि क्रिकेट में हो रहे मैच फिक्सिंग के अगेंस्ट है, और जस्टिस प्रतिम रॉय इस रिव्यू को हेड करेंगे, जिसका ये मानना है कि क्रिकेट तो उनके जमाने में खेला जाता था, आजकल के क्रिकेट तो बस नौटंकी हो गए हैं। अब एक ईबीआई का ऑफिसर बताता है कि इस चार्जशीट में अरविंद का स्टेटमेंट है, जो अभी आउट ऑफ कंट्री है, और इसमें प्रशांत का भी स्टेटमेंट है। अब जरीना से इंक्वायरी होता है, जो कहती है कि उसने कभी कोई इलीगल एक्टिविटी में हिस्सा लिया ही नहीं। अब 24 घंटे के आगे के समय को देखते हैं, जब भाई साहब जरीना को कॉल करके कहते हैं कि तुम्हें मुझ पे भरोसा करना चाहिए था विक्रांत के पास जाने से पहले, और हम कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे थे। और बताता है कि जरीना को उसने नॉमिनेट किया है मुंबई क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंसी के लिए। लेकिन जरीना कुछ और ही गेम खेल रही है। वो मिस्टर हुसैन से कहती है कि उसे आईसीबी यानी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंसी का सीट चाहिए, जो कि भाई साहब के जाने के बाद फिलहाल खाली है, वरना वो भाई साहब के ऑफर को मानकर भाई साहब के साथ हो जाएगी। अब वापस से कोर्ट में जरीना जस्टिस रॉय को बताती है कि वो तो बस अपना ब्यूटीफुल चेहरा लेकर ग्राउंड पे चली जाती है अपने टीम को सपोर्ट करने। टीम में क्या होता है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टीम का ओनर कोई और था और वो है यशवर्धन पाटिल, और उसके खिलाफ सारे एविडेंस भी देती है। और जिसके बाद न्यूज चैनल में यश को बुरे तरीके से अक्यूज किया जाता है। अब एक और फ्लैशबैक में विक्रांत के पापा को देखते हैं, जो अपने बेटे से ज्यादा यश को अपना बेटा मानता था, जो कि विक्रांत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि विक्रांत के पापा ने विक्रांत और उसकी माँ को अकेला छोड़ दिया। और फिर विक्रांत अपने पापा और किसी औरत को सेक्स करते हुए देखता है और गुस्से में अपने पापा का कार जला देता है। अब प्रेजेंट में मंत्रा को उसके लॉयर कहते हैं कि कोर्ट में जैसा जरीना किया वैसा ही उसे करना है, मतलब कि उसे यश पे ही इल्जाम डालना है। अब भाई साहब इसी डर में कि मंत्रा कहीं उसका नाम ना ले, वो मंत्रा की कमजोरी यानी कि वायु से मिलता है और कहता है कि मंत्रा को समझाए कि सारा इल्जाम जरीना पे डाले। बदले में वो वायु को इंडिया टेस्ट टीम का कैप्टन बना देगा, और इसीलिए वो जाकर मंत्रा को समझाता है, लेकिन मंत्रा वायु की बात नहीं सुनती। अब एक और फ्लैशबैक में देखते हैं कि विक्रांत ने एक लड़की का रेप किया था और भाई साहब ने उसे आकर जेल से निकाला था, और भाई साहब ने विक्रांत को बहुत डांटा कि अगली बार से ऐसे केस में उसका नाम सामने ना आने देने। अब डिपोजिशन यानी कि इंक्वायरी से पहले मंत्रा को विक्रांत मिलता है, जो बताता है कि भाई साहब का हर मूव कैलकुलेटेड होता है, लेकिन अब सब कुछ मंत्रा के हाथ में है। और विक्रांत के बाद से उसे पता चल जाता है कि विक्रांत और यश भाई हैं। अब 10 साल पहले यश को लंदन में देखते हैं, जो कि एक मीटिंग अटेंड करने आता है, लेकिन मीटिंग कैंसिल हो जाता है और मीटिंग को कल रखा जाता है। लेकिन यश मना कर देता है, क्योंकि कल मंत्रा का बर्थडे है और वो नहीं आ सकेगा। और यश मंत्रा को एक कार गिफ्ट करता है, लेकिन मंत्रा का उसी दिन ही एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कि यश भी घायल हो जाता है। और उन दिनों को याद करके मंत्रा कोर्ट में अपने डैड यश के खिलाफ गवाही नहीं देती और कहती है ही इज इनोसेंट।
रोहिणी पंसारे के घर आती है और एक संदूक को उसी चाबी से खोलती है और उसमें कोर्ट के पेपर्स मिलते हैं, जिसमें पता चलता है कि रोहिणी और वायु का सरनेम राघवन नहीं सुब्रमण्यम था। अब आईसीबी के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में यश कहता है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया में 3 टेस्ट मैच सीरीज खेलने आ रही है और इंडिया को जीतना ही होगा, लेकिन पाकिस्तान भी टीम कुछ कम नहीं है, इसीलिए प्रेजेंट कैप्टन रोहित शानबाग को रिप्लेस करना होगा और नया कैप्टन होगा वायु। और भाई साहब ने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि उसे लगता है कि मंत्रा को वायु ने मनाया यश के खिलाफ गवाही ना देने को, लेकिन इस पे बासु अग्री नहीं करता। फिर भाई साहब कहता है कि अगले हफ्ते वाडिया कप का फिनाले है, जिसमें कि एक टीम का कैप्टन रोहित है और दूसरे का वायु, तो उस मैच के बाद पता चल जाएगा कि कैप्टन बनने के कौन लायक है। अब रोहित शानबाग से मिलते हैं जो लड़कियों में काफी पॉपुलर है। मंत्रा अपने डैड को इग्नोर करने लगती है। अब एक और फ्लैशबैक देखते हैं जब भाई साहब को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और मंत्रा बहुत खुश होती है। रोहित अपने बॉयफ्रेंड एलन से मिलने आता है और डिनर करता है, लेकिन सुशी अच्छा न होने पर दोनों रेस्टोरेंट आते हैं और रोहित टोपी पहनकर आता है ताकि कोई उसे पहचान न ले। और एलन के पास एक लड़का आता है और उस लड़के के बाद से पता चलता है कि एलन उनमें से एक था जिसने 377 PIL फाइल किया था। और वो लड़का सेल्फी लेता है, लेकिन वहां से रोहित उठकर चला जाता है। एलन रोहित को समझाता है कि ये लड़ाई सिर्फ लॉयर्स का नहीं है, उन्हें भी रियल वर्ल्ड में लड़ना होगा और बड़े बड़े लोग को सामने आना होगा, चाहे वो क्रिकेटर से क्यों ना हो। वायु मंत्र को समझाता है कि कैसे इंग्लैंड ने बैटिंग को लीगलाइज कर दिया और इंडिया में अभी भी बैटिंग इलीगल ही है, और जिससे कि विक्रांत, जरीना और तुम्हारे डैड जैसे लोग ही पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर ये लीगलाइज्ड हो गया तो ब्लैक मनी इस देश में होगा ही नहीं। अब मंत्रा ऑनलाइन रिसर्च स्टार्ट करती है और पता चलता है कि पार्लियामेंट में पहले ही बैटिंग को लीगलाइज करने वाला लॉ को पास नहीं किया गया था। रोहिणी को उसके असली डैड विजय सुब्रमण्यम के बारे में पता चलता है, जो भी क्रिकेटर थे जिनका मैच फिक्सिंग में नाम सामने आया था और उनकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। भाई साहब मोनिका, जो कि एक स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्टेल कंपनी में काम करती है, और राघवन को कहता है कि PPL का टेलीकास्ट राइट भाई साहब के चैनल टाइगर 1 के पास ही आएगा। लेकिन विक्रांत मोनिका के साथ मिलकर टाइगर 1 और भाई साहब को बर्बाद कर देना चाहता है। अब PPL के राइट्स किस चैनल को मिलने वाले हैं, इस ऑक्शन में सब चैनल अपना बिडिंग करते हैं और लास्ट में बचता है 2 चैनल, एक है भाई साहब का टाइगर 1 और एक है स्पोर्टेल, जिसे कि विक्रांत और मोनिका कंट्रोल कर रहे हैं। और विक्रांत स्पोर्टेल के तरफ से 4700 करोड़ का बिड करता है और यश की चैनल है 4600 पर कि तभी एक लड़की टाइगर 1 चैनल के सर्वर में जाकर इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर देती है और ऑक्शन का टाइम खत्म हो जाता है। 4400 के जगह 4700 करोड़ का बिड करने के वजह से मोनिका के कंपनी स्पोर्टेल का 300 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन विक्रांत कहता है कि वो सब भरपाई कर देगा। अब भाई साहब मीटिंग में कहता है कि CCTV में कैप्चर हुए इस लड़की ने टाइगर 1 चैनल का इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया था, इसलिए स्पोर्टेल जिसे के राइट्स मिला है उस चैनल को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए और चाहता है कि राइट्स 3rd हाईएस्ट बिडर क्रूगर स्पोर्ट्स को मिलना चाहिए। मतलब भाई साहब ने अपने चैनल को राइट्स ना दिलाकर अपना इमेज साफ कर लिया और विक्रांत का प्लान हुआ फेल। अब एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि मंत्रा उस एक्सीडेंट में अपने डैड के पैर चले जाने से खुद को ब्लेम करती है, लेकिन यश उसे समझाता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन अब मंत्रा अपने डैड को माफ नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने मंत्रा को फंसाने की कोशिश की। अब कोर्ट में बताया जाता है कि सॉवरेन बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका के हाई प्रोफाइल बैंक अकाउंट्स को हैक कर लिया गया था, जिसमें कि मंत्रा का भी अकाउंट शामिल था, इसलिए मंत्रा पे मैच फिक्सिंग का इल्जाम ना डाला जाए। अब मंत्रा वायु को बताती है कि वो बेटिंग को लीगलाइज करवाकर अपने डैड का इनकम सोर्स बंद करना चाहती है और एक PIL फाइल करना चाहती है, और वायु मंत्रा के फुल सपोर्ट में है। अब टेस्ट मैच यानी कि वाडिया कप के फिनाले में रोहित टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लेता है, तो इस मैच को देखने सिलेक्टर्स पहुंचे हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि कैप्टन किसे बनाया जाए, रोहित या फिर वायु को। अब वायु अपने तगड़े परफॉर्मेंस से छा जाता है, तो वहीं अगले दिन वायु 95 रन बनाकर आउट हो जाता है और फिर पूरी टीम 325 रन बनाकर आउट हो जाती है। और रोहिणी को देखते हैं जो अपने पापा के रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ती है, जिसमें लिखा हुआ है कि वो भी मैच फिक्सिंग में शामिल थे और एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। विक्रांत हैकर किरण से मिलता है और कहता है कि उसे टाइगर स्पोर्ट्स के मेंबर की सारी इन्फॉर्मेशन और उनकी सॉवरेन बैंक से कनेक्शन के बारे में सब कुछ जानना है, और उसे 2 ब्रीफकेस दिखाता है और कहता है कि किरण जितना जल्दी काम करेगी उसे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, नहीं तो वो आधे घंटे में एक बंडल रुपया खाली ब्रीफकेस में डालता जाएगा,
जो किरण को नहीं मिलेगा। अब इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद किरण बताती है कि क्रूगर स्पोर्ट्स का सीईओ रॉजर ग्लिसन सॉवरेन बैंक का बोर्ड मेंबर भी है। अब रोहित भी टेस्ट मैच में शानदार परफॉर्मेंस के साथ 127 रन बनाता है। अब विक्रांत मिली इन्फॉर्मेशन जर्नलिस्ट गिरीश को देता है और बताता है कि रॉबर्ट ग्लीसन क्रूगर स्पोर्ट्स का सीईओ है जिसने पीपीएल के ब्रॉडकास्ट राइट्स को खरीदा है और वो सॉवरेन बैंक का बोर्ड मेंबर है और उसके फादर इन लॉ कोई और नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट आइजैक्स, जो भाई साहब का दोस्त भी है। मतलब वो बैंक अकाउंट के हैक होने की खबर भी भाई साहब का ही किया धरा था। मतलब भाई साहब ने कुछ हाई पोजीशन लोगों के पावर को अब्यूज किया। अब इस बात के बाहर आने से प्रेसिडेंट आइजैक्स भाई साहब से नाराज हो जाते हैं और रॉजर की वाइफ भी उसे छोड़ देती है क्योंकि रॉजर के वजह से उसकी डैड का इमेज खराब हो गया। अब टेस्ट मैच के दूसरे सेशन में रोहित के बोल्ड होने के बाद सिलेक्टर्स वायु को नया कैप्टन डिक्लेयर कर देते हैं और इसी सेलिब्रेशन में वायु को रोहिणी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री रिवील करती है अपने असली डैड के बारे में और कहती है कि उनका सरनेम राघवन नहीं बल्कि सुब्रमण्यम था और उनके डैड का मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व होने के कारण उनका सरनेम चेंज कर दिया गया। वायु रोहिणी को कहता है कि ये खबर किसी को बाहर पता नहीं चलना चाहिए वरना उनका करियर खत्म हो जाएगा। 10 साल पहले के फ्लैशबैक में देवेंद्र को देखते हैं और उसे राजेश्वर मिलने आता है और एक महंगी घड़ी देता है और राजेश्वर देवेंद्र से कहता है कि टीम के अंदर की खबर देने, लेकिन देवेंद्र कुछ भी कहने से मना कर देता है। अब डिपोजिशन यानी कि इंक्वायरी में जस्टिस रॉय वायु से पूछते हैं कि क्या उसने कभी ब्राइब लिया मैच में अंडर परफॉर्म करने के लिए, जिसका आंसर है नहीं और मंत्रा को इनोसेंट बताता है। अब नेक्स्ट है देवेंद्र जिसे भी यही सवाल किया जाता है लेकिन देवेंद्र हाँ कहता है। मंत्रा वायु को बताती है कि उसे एक अच्छा लॉयर मिला है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। अब ये जानकर वायु अपने एक एजेंट पूजा को कॉल करता है और अपने एंडोर्समेंट डील का स्टेटस पूछता है और पता चलता है कि फिलहाल वायु के पास कोई भी डील नहीं है और कहता है कि उसे मैजिक मोमेंट नाम की एक ब्रांड का डील चाहिए जो कि फिलहाल रोहित शानबा के पास है। रोहिणी इमाद अकबर से मिलती है जो कि एक ऑफ स्पिनर है और वो पहले ऑक्सफोर्ड के लिए खेल चुका है और चाहता है कि रोहिणी उसके बॉलिंग टेक्निक को एनालिसिस करे और इमाद को बॉलिंग करता देखकर देवेंद्र को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है और रोहिणी इमाद को कहती है कि फिलहाल वो बिजी है और वो एनालिसिस नहीं कर सकती लेकिन उसका बॉलिंग अच्छा है। इमाद फिर रोहिणी को लिफ्ट देता है और रोहिणी इमाद को सजेस्ट करती है कि तुम्हें कोई क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लेना चाहिए और हो सकता है उसके बाद इमाद रोहिणी के पीपीएल पोटेंशियल लिस्ट में शामिल हो जाए। अब डिपोजिशन में मोनिका बासु और वो डोपिंग ऑफिसर भाई साहब के खिलाफ गवाही देते हैं लेकिन सैडली उनके पास कोई सबूत नहीं है। अब मैजिक मोमेंट्स वायु को और एनगेज डिओड्रेंट का डील रोहित को दे दिया जाता है और रोहित भी डिओड्रेंट के शूट के लिए मान जाता है और डेट भी फिक्स कर लेता है और ये सुनकर एलन नाराज हो जाता है क्योंकि उस दिन रोहित को एलन के भाई के वेडिंग को अटेंड करना होगा जो कि रोहित ने कहा था कि वो अटेंड करेगा और पूछता है कि तुम ये 2 जिंदगी क्यों जी रहे हो और रोहित को डरपोक कहता है। फिर रोहित एलन पे चिल्लाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो वो किसके वजह से है, उसके एंडोर्समेंट डील के वजह से, उसके इमेज के वजह से और जिस दिन पता चल गया कि वो गे है सब कुछ खत्म हो जाएगा। और एलन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे डर है ये सब कुछ खोने का। वायु मंत्रा को चेक दे देता है ताकि वो लॉयर्स को हायर कर सके और फिर मंत्रा अपने लीगल टीम से मिलती है, राहुल जो लीगल टीम का हेड है, समीर जो पॉलिसी एक्सपर्ट है, अनन्या जो सोशल मीडिया एडवाइजर है और मंत्रा उन लोगों को कहती है कि 20 दिन में पार्लियामेंट में सेशन है और चाहती है कि उसी दिन बेटिंग लीगलाइजेशन की बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाए। अब कोर्ट में प्रीतिश को बुलाया जाता है जो भाई साहब के खिलाफ एक शब्द नहीं कहता, उल्टा सारा इल्जाम जरीना पे डालता है और कहता है कि जरीना ने उसे धमकी दिया था और अपने शरीर पे चोट की निशान दिखाता है और कहता है कि उसे और जरीना दोनों को ईसीबी में लाया गया था लेकिन जरीना को कुछ देर में ही छोड़ दिया गया तो वहीं प्रीतिश को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। विक्रांत जस्टिस रॉय से मिलता है और कहता है कि भाई साहब के खिलाफ जो भी सबने कहा है वो सब कुछ सच है और फिर विक्रांत जस्टिस रॉय को बताता है कि उसे पता है कि किसी ने रॉय की बेटी का कर्ज उतारने के लिए उसे पैसा दिया है और विक्रांत जस्टिस रॉय को यूरोप का इंडियन एम्बेसडरशिप ऑफर करता है लेकिन जस्टिस रॉय विक्रांत के झांसे में नहीं आने वाला और भाई साहब को अपने एसोसिएट काले से पता चलता है कि काले ने रॉय की बेटी को पढ़ाई में हेल्प करने के लिए उसे पैसा दिया है जो अमेरिका में पढ़ती है और भाई साहब उस पर चिल्लाता है कि तुम ये सब डिसीजंस लेके तुम भाई साहब बनना चाहते हो और अगर इसके वजह से वो केस हार गया तो वो क्या करेगा और इसीलिए वो काले को चले जाने को कहता है। देवेंद्र से राजेश्वर फिर मिलता है और राजेश्वर बताता है कि ये होटल उसका है और वहां से देवेंद्र चला जाता है और फिर वो उस दिन को याद करता है जब उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें देवेंद्र ने ड्रिंक एंड ड्राइव करके एक आदमी को घायल कर दिया था और पुलिस स्टेशन में राजेश्वर आकर देवेंद्र को बचाता है।
अब प्रेजेंट में देवेंद्र धारावी पहुंचकर उसी आदमी से मिलता है जिसका उसके कार से एक्सीडेंट हुआ था और उसकी माँ को पैसे देता है। अब जस्टिस रॉय को उसकी बेटी कहती है कि उसने पैसा लौटा दिया और लास्ट डिपोजिशन में देवेंद्र सब कुछ कबूल लेता है कि वो मैच फिक्सिंग में शामिल था और कहता है कि उसने बहुत पाप किया है और उसने बहुतों को सताया है और इसीलिए वो शर्मिंदा है। और रॉय देवेंद्र की तारीफ करता है कि उसने सिर्फ सच ही नहीं कहा बल्कि अपने जुर्म को भी कबूला। अब जस्टिस रॉय अपना वर्डिक्ट लाइव सुनाते हैं और देवेंद्र को क्रिकेट से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है, लेकिन हार्ड एविडेंस ना होने के कारण जरीना, मंत्रा और यश को छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये देखते हुए कि कुछ हाई पोजीशन लोग प्लेयर को ये क्राइम करने पर मजबूर कर रहे हैं, इसलिए रॉय ने कुछ रूल्स बनाया है, यानी कि रॉय कमीशन रिफॉर्म्स। नंबर 1 है कि ICB अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आएगा। नंबर 2 है कोई भी पॉलिटिशियन या पब्लिक सर्वेंट ICB के किसी भी पोस्ट के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। नंबर 3 है ICB का कोई भी ऑफिशियल 70 साल के ऊपर का नहीं होना चाहिए। और नंबर 4 है कोई भी ICB प्रेसिडेंट का पोस्ट में 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह सकता। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब को मजबूरन अब ICB प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटना होगा और अब फ्रेश इलेक्शन होगा। और यहाँ होता है इनसाइड एज सीजन 3 एपिसोड 4 खत्म। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।